तो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बैंकर्स ग्राउंड पे करियरविल। मैं शुभम सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे को। आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है और ये बजट से ठीक एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है हमारी बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में। आइए देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में वो कौन सी बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा सेशन नहीं रखेंगे, कॉन्साइज वे में जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं, ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को प्रेजेंट किया पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के दोनों हाउस। अब इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है तो अब इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट आएगा, बजट भी आ गया है, उसके सेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड होता है कि पिछले साल भारत ने किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में परफॉर्म किया। भैया अगर किसी सेक्टर में हमने अच्छा परफॉर्म किया है तो आने वाले साल में और अच्छा परफॉर्म करना है, किसी सेक्टर में खराब परफॉर्म किया है तो उसको हमें काउंटर बैलेंस करना है और उस सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो बेसिकली पिछले साल हमने कैसा परफॉर्म किया उसका डेटा आपके सामने आता है, सरकार के सामने आता है ना। और उस डेटा को एनालाइज करके फिर हम लोग यूनियन बजट को रिलीज करते हैं। तो यूनियन बजट में उन एरियाज को फोकस किया जाता है जहां पे हमने इकोनॉमिक सर्वे में अच्छा काम नहीं किया था। ठीक है, आइए। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रेजेंट करती है और भारत के इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहा पिछले साल, अलग अलग सेक्टर्स में हमने कैसा परफॉर्म किया, इसको असेसमेंट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो इसको क्या करती है, प्रिपेयर करती है। ठीक है, और इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि अनंता साहब जी के सुपरविजन में किया जाता है। उसके बाद बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में इसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, द सर्वे असेस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हाईलाइट सेक्टोरल डेवलपमेंट, आउटलाइन चैलेंजेस एंड प्रोवाइड एन इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द कमिंग। ठीक है, ये बात करता है कि पिछले साल हमने अलग अलग सेक्टर्स में कैसा परफॉर्म किया। ठीक है, जिस होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपका आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, आप पास नहीं हो पाए, तो आप उस रिजल्ट को इवैल्यूएट करते हो कि भैया मेरे मैथ्स में कम नंबर आए हैं तो अगली बार मुझे मैथ्स में और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करेगा, आने वाले बजट के लिए एक स्टेज भी तैयार करके देगा। सबसे पहली बार इसे 1950-51 में है ना जो है पब्लिश किया गया था, बट उस समय इसे बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था। मतलब जिस दिन बजट आता था उसी दिन इकोनॉमिक सर्वे आता था, लेकिन 1964 के बाद इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आता है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट इसलिए है, वही सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे बताता है व्हाट इज द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, है ना। स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है भारत का, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और अभी हमें क्या करने की जरूरत है। और बजट आपको बताता है कि भैया हाउ विल द गवर्नमेंट एक्ट ऑन दिस असेसमेंट। इकोनॉमिक सर्वे के असेसमेंट के बाद गवर्नमेंट इस पर किस तरीके से एक्ट करेगी। ठीक है, अब 11 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की स्टेट क्या है। ठीक है, यहां पे कहा जा रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ है ना, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये फाइनेंशियल ईयर 26 में यानी कि 25-26 में ये 7.4% रहने वाली है और ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो 7.3% रहेगा। तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इट इज गोइंग टू बी 7.4% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। लेकिन फाइनेंशियल 2027 के बारे में इसने क्या कहा है, यानी कि 26-27 के बारे में कहा है इसने कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 6.8% से लेकर 7.2% के आसपास रहेगी। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी बनते हैं, है ना, कि भैया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 कितनी रहनी है, या अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2027 कितनी रहने वाली है। तो 26 में ये 7.4% है और फाइनेंशियल 27 में ये 6.8% से 7.2% के बीच में रेंज करेगी। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब जो हाउस होल्ड्स है, मतलब जो घर के लोग हैं आप और मैं, है ना, वो लोग कितना खर्च कर रहे हैं, कितना एक्सपेंस कर रहे हैं फाइनल गुड्स को कंज्यूम करने में, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है
गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना खर्चा किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये 61.5% ऑफ जीडीपी है। मतलब अगर भारत की जीडीपी 100 रुपए है तो उसमें से 61.5 रुपीज का खर्च जो है वो हाउस होल्ड कर रही है किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, इसके बाद ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये 7.8% की रफ्तार से बढ़ा है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हम लोग कैपिटल है ना, कैपिटल में एसेट खरीदने में कितना खर्च कर रहे हैं। तो आप देखोगे इसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, है ना। फिजिकल एसेट में हम कितना खर्च कर रहे हैं तो आप देखोगे इसमें भी 7.8% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसका जो इन्वेस्टमेंट रेट है ये 30% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, इसके बाद रियल जीडीपी आप देखोगे, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ये सारा प्राइवेट कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इन सब का डेटा आपके सामने है। इसके बाद फिस्कल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कह रहा है कि जो रेवेन्यू रिसीट है ये 9.2% ऑफ जीडीपी है। रेवेन्यू रिसीट भैया दो प्रकार का होता है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि सरकार ने आपसे पेनल्टी लिया, हेलमेट चेकिंग में पेनल्टी हुआ, सरकार ने कोई लोन दिया था उसके ऊपर से इंटरेस्ट मिला है ना, सरकार को इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो ये सारा किस में आ जाता है, नॉन टैक्स, है ना, ये रिकरिंग नहीं होता है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है सरकार का, आपने इनकम टैक्स दिया, आपने जीएसटी दिया, इनकम टैक्स दिया, आपने जीएसटी भरा, ये सारा सरकार का क्या है भैया, आमदनी है ना, और सरकार इसको टैक्स रेवेन्यू में ऐड करती है। तो जो रेवेन्यू रिसीट है दोनों को मिलाकर बात हो रही है, ये 9.2% ऑफ जीडीपी है। नॉन कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जिस वजह से रेवेन्यू रिसीट 9.2%। टैक्स बेस की बात करूं, टैक्स बेस मतलब कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं सर, है ना, कितने लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो इनकी तादाद बढ़ी है। अब देखो कि 6.9 करोड़ लोग ऐसे हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में, है ना, जो कि टैक्स पे कर रहे थे, और अब फाइनेंशियल ईयर 25 में यानी कि 24-25 में, है ना, 9.2 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कि टैक्स का बेस बढ़ा है जिस वजह से हमारी जो रेवेन्यू रिसीट है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जीएसटी की बात करूं तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में, है ना, जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है ये 17.4 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 6.7% के इंक्रीजमेंट में है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एसेट में, कैपिटल फॉर्मेशन में, है ना, जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ये 4% ऑफ जीडीपी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्या क्या देखा हमने, पहले हमने देखा कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी फाइनेंशियल ईयर 26 में 27 में, हमने देखा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब हाउस होल्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, साथ ही साथ हमने देखा रेवेन्यू रिसीट सरकार की आमदनी, लेकिन ये दो प्रकार की होती है, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में भैया जो सरकार को हमेशा मिलता है, जैसे इनकम टैक्स आप हर साल पे करते हो तो ये रिकरिंग इनकम है सरकार का। ठीक है, जीएसटी आप हर साल पे करते हो, रिकरिंग इनकम है, लेकिन ये भैया पेनल्टी तो पता नहीं है कि कितना पैसा आने वाला है, तो पेनल्टी इज नॉट अ रिकरिंग इनकम। ठीक है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू, जीएसटी ग्रोथ देखा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है, फिस्कल डेफिसिट 4.4% है। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है आपको, ये समझो, फिस्कल डेफिसिट बताता है ना, कि ये फिस्कल डेफिसिट हमेशा कम होना चाहिए, ज्यादा अच्छा है ना। फिस्कल डेफिसिट बताता है कि आपका एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, और यहाँ पे बोरोइंग्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, मतलब सरकार का इनकम कितना है, सरकार का एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, ये चीज यहां आ जाएगा तो अच्छी बात है ना, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमेशा कम होना चाहिए ऑफ द जीडीपी, तो ये 4.4% ऑफ जीडीपी है, ये बात ध्यान रखनी है। भारत की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसको भी जो रेटिंग एजेंसीज है उसने रेट किया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ये रेवेन्यू रिसीट है, ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, टोटल जीएसटी कलेक्शन जो है अब तक 17.4 बिलियन हो चुका है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सेक्टर की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो बोल रहा है कि जो भारत का बैंकिंग सेक्टर है ना, पिछले
कई डिकेड्स में सबसे बेहतर सिचुएशन में है, और ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स में भी देखा गया है। कह रहा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कैटेगराइजेशन हमने देखा है ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 होता है, फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 होता है, 2 होता है ना। तो ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है भैया, ये ग्रॉस एनपीए है, ये 2.2% है ना। ग्रॉस एनपीए 2.2% ऑफ द टोटल लोन है, ठीक है, सितंबर 2025 तक, और नेट एनपीए जो है 0.5%। क्रेडिट डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रहा है, मतलब लोग बैंक से उधार ले रहे हैं, और जब उधार ले रहे हैं तो कंजप्शन कर रहे हैं। मतलब आप पैसे किस लिए लेते हो? कोई चीज खरीदने के लिए, है ना, उसी को कंजप्शन कहते हैं। तो जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है, ये 14.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। मतलब पिछले साल अगर 100 रुपए उधार लिए गए थे, तो इस साल 114.5 रुपीस उधार लिए जा रहे हैं। इसके बाद जनधन अकाउंट से आप देखोगे इतने सारे लोग जो हैं जुड़ चुके हैं जनधन अकाउंट, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके पास पैसे आते हैं, जितने भी सरकारी योजनाओं के तहत पैसे आते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो 55.02 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट से जोड़ा जा चुका है, जिसमें से 36.63 करोड़ लोग रूरल एरियाज यानी कि गांव वाले एरियाज में या फिर सेमी अर्बन एरियाज में रहते हैं। कैपिटल मार्केट भी ग्रो कर रहा है। कैपिटल मार्केट भैया एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जहां पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड शेयर्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, इनको ट्रेड किया जाता है ना, इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए बेसिकली ये किया जाता है। तो यूनिक इन्वेस्टर्स क्रॉस्ड 12 करोड़। कैपिटल मार्केट में 12 करोड़ इन्वेस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 25% महिलाएं हैं। और कैपिटल मार्केट में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे 21.6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ऑलरेडी भारत में हैं, जो कि कैपिटल मार्केट में अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे पेंशन योजनाओं से भी लोगों को जोड़ा गया है। अटल पेंशन योजना से आप देखोगे, है ना, अटल पेंशन योजना में आप देखोगे 641.3 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद 44.8 थाउजेंड करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब इतना पैसा लोगों का अटल पेंशन योजना में है। एनपीएस में भी आप देखोगे 198.6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके 1398.7 थाउजेंड करोड़ लोगों का पैसा रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा काम हम लोग पेंशन के सेक्टर में भी कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ, ठीक है, एनपीएस में भी कर रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट हमारा 2047 का है। तो इसमें भी आप देखोगे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ना। इसमें भी जैसे टोटल जो लाइफ इंश्योरेंस का टोटल प्रीमियम ये 8.5% के रफ्तार से है ना। 8.9 लाख करोड़ के जो है इतना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 3.1 लाख करोड़ का है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। कैपिटल मार्केट हमने ऑलरेडी देख लिया है ना। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फाइनेंशियल ईयर 2026 में 260 कंपनीज ने आईपीओ निकाला है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और लोगों के पास अपने शेयर रखती है कि भैया आप मेरे शेयर में पैसा इन्वेस्ट करो। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जहां पे हम लोग वेंडर्स को उधार देते हैं 3 अलग अलग किस्तों में, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पीएम स्वनिधि योजना में आप देखो 33% जो है वो महिलाएं हैं, 64% जो है वो ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं, ट्रेड एंड रेमिटेंसेस की बात करते हैं। तो आप देखोगे ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 25 में यानी कि पिछले साल 24-25 में हमने इतने का व्यापार, इतने का एक्सपोर्ट किया था। कितने का? इतने का माल हमने बाहर दूसरे देशों को बेचा था, ठीक है। और अभी पहले हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में यानी कि 25-26 में हमने इतने का माल बेच दिया है। मतलब अभी एक ही हाफ हुआ है, एक हाफ और बचा है। तो ग्रोथ रेट अच्छा खासा है। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ना, इसमें 1.8% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले, एंड सर्विस एक्सपोर्ट में 4.3% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देखोगे सर्विस सेक्टर में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टोटल जो सर्विसेज हमने एक्सपोर्ट किया है दूसरे देशों के, है ना, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 387.6 बिलियन, जो पिछले साल के मुकाबले 13.6% से ज्यादा है। साथ ही साथ सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में हम 7वें पायदान पे हैं। मतलब दुनिया में जितने भी देश दूसरे अलग अलग देशों को सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं, उसमें हम 7वें पायदान पे देखने को मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है।
पहले हम लोग भैया आप देखोगे पहले अगर पूरी दुनिया में 100 माल को एक्सपोर्ट 100 सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, तो पहले हम लोग दो हमारा शेयर 2% था और अब हमारा शेयर 4.3% है, तो इसमें मोर देन डबल का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। रेमिटेंसेस की बात करूं तो भारत के अंदर रेमिटेंसेस कितने आ रहे हैं, तो आप देखोगे 135.4 बिलियन यूएस डॉलर का रेमिटेंसेस इनवर्ड रेमिटेंस भारत में आया है और दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे पास ही आ रहा है। फॉरेक्स रिजर्व भैया हमारा 7.1.4 बिलियन पहुंच चुका है। फॉरेक्स रिजर्व का कंपोनेंट्स आपको पता है, फॉरेन करेंसी हो गए, एसडीआर हो गया, आईएमएफ के बाद जो हमारा रिजर्व होता है, गोल्ड हो गया, है ना। तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा 7.1.4 बिलियन यूएस डॉलर देखने को मिल रहा है। अच्छा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो किसी भी देश की, है ना, उसके उधार चुकाने की क्षमता को बताती है ना, या वो ट्रेड कितना कर सकता है वो बताती है। तो हम लोग कह रहे हैं कि 94% ऑफ एक्सटर्नल डेट, हमने जो बाहरी देशों से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, तो हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से 94% का लोन जो है चुकता कर सकते हैं और आने वाले 11 महीने तक हम लोग बेहिचक चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना, यूएस डॉलर्स के जरिए। ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेशन की बात करूं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के बारे में हमने पढ़ा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का नया बेस ईयर भी आ चुका है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन बताता है कि कंज्यूमर जो आप और मैं हैं, है ना, वो जिन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं उनका दाम बढ़ता है तो हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सीपीआई जो एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये 1.7% है। देखो, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है जो आप और मैं खरीद रहे हैं, वो गुड्स भी होता है, सर्विसेज भी होता है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में जो वॉलेटाइल चीज़ें होती हैं जिनके दाम अचानक से बढ़ती घटती है, जैसे फूड, फ्यूल के प्राइसेस, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो सीपीआई परफॉर्मेंस हेडलाइन इन्फ्लेशन कंट्रोल में है 1.7%, अच्छी बात है। इन्फ्लेशन जो है वो कम रहे, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल में इसलिए भी है क्योंकि फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस में डिसइन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि वहाँ पे महंगाई कम हुई है, क्योंकि फूड एंड फ्यूल जो है वो अकेले 52.7% का वेटेज रखते हैं सीपीआई के अंदर। ठीक है। और आप देखोगे मेजर इकोनॉमीज में हम उन देशों में से हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो अच्छी बात। ठीक है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में बात करते हैं। फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है आप देखोगे इतना मेट्रिक टन का हुआ, इतना लाख मेट्रिक टन का हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इतना ज़्यादा है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, 362.08 मेट्रिक टन का हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है। और ये पहली बार फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है। लाइफ स्टॉक एंड फिशरी की बात करूं तो इनका जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है लाइफ स्टॉक का 195% ग्रो कर रहा है और फिशरी का 140% ग्रो कर रहा है, मतलब इनका आउटपुट कितना है। ठीक है। डिजिटल मंडीज हमने स्टैब्लिश की, 1522 डिजिटल मंडीज हैं। डिजिटल मंडीज में क्या होगा, किसान मंडीज में क्या होता है, किसान अपनी खेती के प्रोड्यूस को उस मंडी में बेचते हैं। तो डिजिटल मंडीज कितनी है, 1522, और जिससे 1.79 करोड़ किसान जो है वो जुड़ चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ये इसमें Q2 ऑफ फाइनेंशियल 26 में 9.13% की वृद्धि देखने को मिली है, यानी कि इसका भी पार्टिसिपेशन अच्छा है, अच्छा आउटपुट दे रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 2025-26 में 6.2% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। पिछले साल ये 5.9% की रफ्तार में बढ़ा था। ठीक है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जिसे 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ये बेसिकली कंपनीज को, है ना, उनके माल को प्रोड्यूस करने के लिए, माल को बेचने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे 2.2 लाख करोड़ का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिला है। मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में हम चाहते हैं कि चीज़ों को घर पे प्रोड्यूस करें और घर पे जो कंपनीज हैं उनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स आए। तो 2 लाख करोड़ का यहाँ पे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है और इस स्कीम की वजह से 12.6 लाख जॉब्स नई क्रिएट हुए। सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में आप देखोगे 10 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है जिसमें सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है। इसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखो जब तक इनोवेशन आप नहीं करते हैं तब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट नहीं होगा। मान लीजिए मैंने ये मैन्युफैक्चर किया, है ना,
और ये किसी ने भी मैन्युफैक्चर नहीं किया है। तो पहले मुझे इस पे रिसर्च R&D करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं चीज़ों को प्रोड्यूस करूंगा, फिर बल्क में इसको प्रोड्यूस करूंगा और फिर बेचूंगा। तो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग तभी बढ़ सकता है जब हम इनोवेशन में अच्छा काम करें। हमारा पोजीशन कितना है? 38 पोजीशन 2025 में। सर्विस सेक्टर जो है ये 9.1% की ग्रोथ से आगे बढ़ने वाला है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है फाइनेंशियल 26 में। पिछले साल ये 7.2% की ग्रोथ में बढ़ रहा था या बढ़ा था। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर्स हमने बनाए हैं। टोटल आप देखोगे 2014 के बाद से इतना किलोमीटर, मतलब 5364 किलोमीटर ऑफ सड़कें हमने बनाई हैं, हाईवेज बनाए हैं। रेलवेज की बात करूं तो रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 99.1% हो चुका है एंड फाइनेंशियल ईयर 26 में अकेले 3500 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स को ऐड किया गया है। एविएशन सेक्टर में बात करें तो आप देखोगे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक मार्केट हो जाएगी एविएशन के सेक्टर में हमारी। 164 एयरपोर्ट्स जो है अब भारत के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एनर्जी टर्न अराउंड की बात करूं तो आप देखोगे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, रिकॉर्डेड अ पॉजिटिव पैट ऑफ 2701 करोड़, यानी कि हमारी जो एनर्जी सेक्टर है वो भी प्रॉफिट मेकिंग में। इंडिया बिकम द 4th नेशन टू अचीव ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग, है ना, खुद का सैटेलाइट डॉकिंग करने की जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ 4 देशों में है, जिनमें हम भी शामिल हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ की बात करें, है ना, तो आप देखोगे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है? 90.9 है। प्राइमरी में 90.9 है एंड सेकेंडरी में 78.7 है। मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या बताता है? अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो कितने बच्चे एक्चुअली स्कूल जा रहे हैं, बटे में कितने बच्चे उस उम्र के हैं जो प्राइमरी में स्कूल जाना चाहिए। मान लीजिए कि एक गांव में एक कमरे में 6 लोग हैं, ठीक है। 6 लोग की उम्र कितनी है? 12 साल। अब ये 12 साल का जो बच्चा है उसको कहाँ जाना चाहिए? प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें से सिर्फ 3 बच्चे ने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया है। तो अगर मैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो 3 बच्चे ने एडमिशन लिया है, लेकिन जाने कितने चाहिए थे? 6 बच्चे इंटू 100 कर दूंगा तो ये परसेंटेज जो है वो क्या आ जाएगा? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये 90.9 है ना, मतलब 100 में से 90.9 बच्चा जो है वो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ले रहा है और सेकेंडरी में इतना है। 23 IITs देखने को मिलेंगी, 21 IIMs, 20 एम्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल कैंपसेस भी हमने खोले हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 86% से रिड्यूस हुआ है सिंस 1990। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब माँ जो है बच्चे को जन्म देने के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है 30-40 दिन के अंदर, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25 हो गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि हर 1000 लाइव बच्चों के दौरान, है ना, हर 1000 लाइव बच्चे जब पैदा हो रहे हैं, है ना, ठीक है, उसमें से कितने बच्चों का डेथ 1 साल के अंदर हो जा रहा है? तो ये 25 है। जितना कम हो उतना अच्छा है। 2013 में ये 40 था कि हर 1000 बच्चे, मान लीजिए 1000 बच्चे जन्म हुए तो और उसमें से, है ना, 1 साल के अंदर या 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर 40 बच्चों की जान जा रही थी, अब 25 बच्चों की जान जा रही थी। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्किल्स एंड सोशल प्रोग्रेस की बात करूं तो 56.2 करोड़ लोग जो है Q2 ऑफ फाइनेंशियल 26 में एम्प्लॉयड हैं भारत के अंदर। 8.7 लाख नई जॉब्स जो है सेम क्वार्टर में हमने क्रिएट की हैं, अच्छी बात है। सोशल सिक्योरिटी की बात करूं तो जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए हमने ई-शर्म पोर्टल लॉन्च किया था और इससे 31 करोड़ वर्कर्स जो है जुड़ चुके हैं, जिसमें से 54% महिलाएं हैं, ठीक है। पॉवर्टी की बात करूँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये 55.3% है। पहले ये 11.28% है, पहले ये 55.3% हुआ करता था, ठीक है। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की बात करूं तो सरकार जो है वो सोशल सर्विसेज में अच्छा खासा खर्च कर रही है। सोशली लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए 7.9% ऑफ जीडीपी का टोटल खर्चा देखने को मिला है। एम्प्लॉयमेंट स्किल्स तो हो गया। इसके बाद कुछ अब स्ट्रैटेजी की बात की गई है। 3 टायर स्ट्रैटेजी को फोकस करने की बात यहाँ पे की जा रही है इकोनॉमिक सर्वे में कि हम इन स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे
जो जिन चीज़ों पे हमने बेहतर काम किया है उस पे और बेहतर काम करना है, आने वाले बजट में उनके लिए कुछ प्रोविजंस लाएंगे। जिन सेक्टर्स में हमने अच्छा काम नहीं करना है किया है तो उसके लिए भी हमें काम करना है। तो 3 टायर फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है। क्या कहा जा रहा है? एड्रेस क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी विथ हाई अर्जेंसी इंडिजिनाइजेशन। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि भैया खुद से चीज़ों को करना है ना, और वल्नरेबल एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है। बिल्ड इकोनॉमिकली फीजिबल हाई पे ऑफ कैपेबिलिटीज, स्ट्रेटन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फॉर ग्लोबल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी ग्रो करवाना है। तो ये 3 हमारे क्या होने वाले हैं, 3 टायर फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। फिर से मैं बता दूं, इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसे बजट से ठीक एक दिन पहले रिलीज किया जाता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक है, और इसे दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये बताई जाती है कि पिछले साल हमने किस तरीके से परफॉर्म किया, कौन से वो सेक्टर्स थे जहां पे हमने कैसा परफॉर्म किया। जिन सेक्टर्स पे अच्छा काम नहीं किया होगा तो आने वाले बजट में उन सेक्टर्स को टारगेट करते हुए कुछ इनिशिएटिव्स को लॉन्च किए जाएंगे, उस पर बजट बढ़ाया जाएगा, तमाम चीज़ें। तो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो और किसी में आपका अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आप पेपर को एनालाइज करते हो कि भैया यहाँ मेरी गलती थी, यहाँ मेरी गलती थी, अब अगली बार ये गलती नहीं करना है। तो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है इकोनॉमिक सर्वे। और इसके बाद बजट आता है ठीक एक दिन के बाद, है ना, जो ऑलरेडी आ चुका है, जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को छुआ है, उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं शिवम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।